प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हैं अनिल सिंह सर। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों को भी जय सिया राम। अनिल जी, आपका लेखन जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। क्या अद्भुत जो है इतिहास और तथ्यपरक चीजें आप लिखते रहते हैं। और अभी आपका हाल फिलहाल जो चिंतन मैंने देखा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर, खैर बात तो थोड़ी पुरानी है, पर एक जो ये आपका विचार दिखता है कि कांग्रेस का मुस्लिम हो लीग हो जाना या इस्लामिक हो जाना, ऐसा लगता है जैसे एक पूरी पार्टी ने अपना सरकमसिजन करा लिया है। कुछ उस दिशा में जाती हुई दिख रही है पार्टी। तो इतिहास भी है कि तुष्टीकरण 47 से पहले से चालू हो चुका था, किस कारण से था। फिर वही आदतें जो है कांग्रेस से टूटे हुए जितनी पार्टियां थी उनको लगी, और वो करते कराते तक 2014 तक वो इस प्रकार से उनका सत्ता में रहना पॉसिबल हो पाया। 60 साल तक हम लोग कहते हैं कांग्रेस, एक लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया। उसका बहुत बड़ा कारण, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मुस्लिम वोट बैंक था। फिर ये ऑफ कोर्स यही मुस्लिम वोट बैंक अपने अपने प्रदेशों में अपनी अपनी जाति और क्षेत्रीय पार्टियों के पास चला गया कांग्रेस से टूटकर। और आज हम फिर देखते हैं कि राहुल गांधी की पूरी कवायद, मेहनत और जो उसका इंक्लिनेशन है, उसके भाषण, उसकी बातें, सब का सब सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट बैंक को केटर करता है। जैसे वो पूरे भारत में सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा करने निकला हुआ है, जो उससे जा चुका था। हिंदू तो कभी ना कभी आ ही जाएगा। आपका क्या मानना है सर कि यह क्या है? मतलब ये कांग्रेस, क्या उसके पास आखिरी, इस डूबते हुए तिनके का आखिरी सहारा मुस्लिम वोट बैंक ही है क्या? और अगर है तो क्यों है सर? देखिए, मुस्लिम मतदाता पर कांग्रेस की नजर शुरू से रही है। नेहरू जी के समय से ही मुसलमानों को एक मुश्त साध लेने की योजना जो है कांग्रेस की शुरू से रही है। आजादी और बंटवारे के बाद कांग्रेस ने पहला काम यही किया कि मुसलमानों को देश के बंटवारे के आरोप से और उसके अपराध बोध से मुक्त कर दिया हमेशा के लिए। वो ये ही बताने में उनको लगी रही कि देश के बंटवारे में आप लोगों की कोई गलती नहीं थी और अब आप यहाँ पर रहेंगे तो हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। और मुसलमान जो है वो उस समय वास्तव में एक अपराध बोध से ग्रस्त थे सब। उस समय अगर जो सरकार थी, और कांग्रेस की ही सरकार थी, वो अगर चाहती तो बहुत से ऐसे निर्णय ले सकती थी जो कि दीर्घकालीन संदर्भों में जो है देश के लिए बहुत सही रहते और मुसलमानों को भी कंट्रोल में रखते। मुसलमान जो है कंट्रोल में नहीं रहे कभी भी। तो लेकिन ऐसा जो है उन्होंने कुछ किया नहीं। और उसके बाद से लगातार जो है वो इसी थ्योरी पर चलते रहे। ये बात मैं शायद पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ इसको, कि जो नीति रही हमारे शासनकर्ताओं की, जिनमें मुख्य कांग्रेस रही और कांग्रेस से निकले हुए लोग भी कभी शासन कर गए कांग्रेस के सहयोग से, उनकी नीति ये रही कि हिंदुओं को विभाजित करके रखा जाए और मुसलमानों को एकजुट रखा जाए। इसके पीछे जो फिलॉसफी काम करती है वो ये है कि हिंदू अगर विभाजित रहेंगे, मुसलमान एकजुट रहेंगे, तो चॉइस हमेशा मुसलमान के हाथ में रहेगी। चॉइस हमेशा मुसलमान के हाथ में रहेगी। वो चाहे तो हिंदुओं के एक गुट से एकता स्थापित करे। इसको मैं फिर से जरा दूसरे ढंग से कहता हूँ। देखिए, सेक्युलरिज्म की परिभाषा ही हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार की दी गई कि हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए देश में किसी प्रकार से। और हिंदू मुस्लिम एकता का मतलब यह है कि किसी प्रकार से मुस्लिम संतुष्ट रहें बस। तो हिंदू मुस्लिम एकता की तो बात करते हैं लोग, लेकिन हिंदू हिंदू एकता की कोई बात नहीं करता। और हिंदू हिंदू एकता की बात नहीं करना है तो हिंदू को विभाजित रखना है। जब हिंदू विभाजित रहेंगे तो मुसलमान के पास ये चॉइस रहेगी कि वो चाहे तो हिंदुओं के एक गुट के साथ एकता स्थापित करे और चाहे तो दूसरे गुट के साथ करे।
इसीलिए देखिए ऐसे टर्म्स जो है राजनीति में चलते हैं, मुस्लिम यादव एकता, मुस्लिम दलित एकता, और कुछ दिन तक जो है मुस्लिम ब्राह्मण एकता भी चली मायावती के राज में। तो ये जो एकता की बातें होती हैं, तो एक पक्ष उसमें मुस्लिम होता है, दूसरा पक्ष जो है हिंदुओं का कोई एक तबका होता है। जबकि अगर हिंदू एक हो गए तो फिर मुसलमानों के पास क्या चॉइस रह जाएगी? या तो उसी एक हो चुके हिंदू समाज के साथ वो एकता स्थापित करके रहेगा, और या तो फिर उसी एक हो चुके हिंदू समाज से लड़ेगा। वो संभव नहीं होगा। जब हिंदू एक हो जाएगा तो उससे लड़ना संभव नहीं होगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका तो हिंदू हिंदू एकता स्थापित करना है। लेकिन उसका जो है वो कभी प्रयास नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि उनको अंदाजा था कि ये दांव जो है कभी भी उल्टा पड़ सकता है। और धीरे धीरे मुसलमानों का तो ये इतिहास ही रहा है। स्वतंत्रता के आंदोलन में मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस का साथ देने के लिए लगातार शर्तें वो रखती चली गई कि हमारी ये शर्त मानी जाए तब हम आपके साथ आएंगे। जब वो शर्त मान ली गई तो फिर अगले स्टेज की एक नई शर्त जोड़ दी गई, और इसी प्रकार से वो अपनी मांगे बढ़ाते गए और कांग्रेस को झुकाते गए, मनवाते गए अपनी सारी मांगे। यहां तक कि जब पाकिस्तान की भी मांग उन्होंने रख दी, तो पाकिस्तान की मांग रखने के बाद भी उस समय लियाकत अली खां, जो कि जिन्ना के बाद लीग के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि पाकिस्तान की मांग हमारी अंतिम मांग नहीं है, ये हमारी लेटेस्ट डिमांड। इट इज नॉट अवर लास्ट डिमांड, इट इज अवर लेटेस्ट डिमांड। मतलब ये मान लीजिए, उसके बाद फिर अगली मांग हम आपको बताएंगे कि क्या है। तो नेहरू जी जो थे, उनकी तो शुरू से ये नीति रही कि जो लोग उनके विरोधी हैं या हो सकते हैं, उनको संतुष्ट करने में उन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है उनका मुसलमानों को संतुष्ट करने में रहा। और वहां से लेकर के आज तक देखिए, 2014 का चुनाव जब हार गई कांग्रेस, तो एक उन्होंने कमेटी बनाई थी अपनी इंटरनल, जिसके अध्यक्ष थे ए के एंटनी, केरल के नेता। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण ये है कि जनता के बीच में परसेप्शन ये बना कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी होती जा रही है और हिंदुओं की बिल्कुल परवाह नहीं करती है। अब इससे साफ साफ कोई क्या उनको बताएगा। लेकिन ये जान लेने के बाद भी अब वो इतना आगे बढ़ चुके थे इस रास्ते पर कि हमको लगता है कि उनको लगा कि वो पीछे लौटना उनके लिए संभव नहीं। हिंदू जो है, थोड़ा बहुत एकता के की सुगबुगाहट दिखाई दे रही थी हिंदुओं में। वो एक होकर के जो है नया उसको मिल गया था एक नेता, जिसके पीछे वो खड़ी हो रही थी, गोलबंद हो रही थी जमात हिंदुओं की। तो उनको लगा कि कोई वापसी का स्कोप ही नहीं है, तो इसलिए वो अपना सारा कुछ जो है उसी मुसलमान वोट बैंक को जो है प्रसन्न करने में ही इन्वेस्ट करते रहे। और उसका ताजा उदाहरण है उनका ये घोषणा पत्र। कुछ बीच में आप टिप्पणी करेंगे कि मैं हाँ जारी सर, रखूं? नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि आपने बड़ा अच्छा इतिहास से बताया, और ऑफ कोर्स सोहरावर्दी और जिन्ना का भी पाकिस्तान हमारी अंतिम डिमांड नहीं है, लेटेस्ट डिमांड है बस। और आप वो डिमांड करते रहेंगे और आप फुलफिल करते रहिए। वो तो भला हो सरदार पटेल जी का और या नेहरू के जो अन्य साथ में लोग थे जिन्होंने थोड़ा बहुत देश बचा लिया, वरना तो आजकल पता ही चल रहा है कि ग्वादर भी दे दिया था नेहरू जी ने। ग्वादर का ऑफर आया था। खान अब्दुल गफ्फार खां फ्रंटियर गांधी ने कहा कि तुमने हमको भेड़ियों के सामने परोस दिया है। वो चाहते थे कि उनका इलाका पूरा क्या कहते हैं, नेहरू के साथ रहे, पर विदेशी ताकतों के दबाव में, मतलब ब्रिटिश, नेहरू वॉज मोर ब्रिटिश देन ब्रिटिश। जो ब्रिटिश चाह रहे थे वो नेहरू कर रहे थे, और भारत का क्या होना है क्या नहीं होना इससे उनको कोई मतलब नहीं था। खैर, और वही नीति जो है आज भी दिख रही है। पर सर मैं ये देखता हूँ, जैसे आपने कहा कि जातियों में हिंदुओं को बांट के रखना, ये देखता हूँ कि ये मुस्लिम वोट बैंक और मुस्लिम जो लीडरशिप है, ये इसका सतत प्रयास रहता है। आपने बहुत डिटेल में बताया कि भाई इनको हिंदुओं से एकता नहीं चाहिए इनको।
हिंदू की एक विशेष कोई जाति से इनको एकता चाहिए। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के पास दलित वर्ग था, सवर्ण वर्ग था और आपका ये था मुसलमान था। कभी सदैव हिंदू वोट पे इन्होंने वर्क नहीं किया कि हिंदू एज अ वोट बैंक जो है प्रोमिनेंट रहे या दिखे या अपनी बात कहे या सनातन की बात करे, नहीं, सिर्फ जातीयता की बात कर रहा था। और उसमें एक कॉमन फैक्टर था मुस्लिम वोट बैंक, और यही जो है सारी आपकी सपा ने भी किया, बसपा ने भी किया, अपना एक जाति ले आए। मुसलमान को किसी एक जाति के साथ चिपकना है, हिंदू के साथ नहीं चिपकना, क्योंकि वो जाति को चिपका के फिर वो उतना निकाल लेता है हिंदू से, वो जाति को अलग कर देता है। और मुस्लिम वोट बैंक का जो सबसे बड़ा समर्थक है हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सदैव रहा है। इनके सारे कुकर्मों, काले कर्मों पे पर्दा डाला उसने, क्योंकि स्वयं कम्युनिस्ट रहा है। कम्युनिस्टों का इस्लामिस्टों के साथ भारत में क्या गठजोड़ है, क्या बेहतरीन मेल मिलाप है, वो सबको ही पता है। तो उस मीडिया ने भी सदैव हमारे सारे वोटिंग पैटर्न को जातीयता पे ही लाके पटक दिया। कोई आदमी किस लिए वोट कर रहा है, किस इच्छा से वोट कर रहा है, किसी काम से वोट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, इसी बात पे, वोट बैंक के ही बात पे, कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के लिए एकदम पहले भी लगी पड़ी थी, आज भी लगी पड़ी है। और यहाँ तक कि जो जितने नेताओं के बच्चे हैं, ये सब मुसलमान वोट बैंक के आगे जाके बिछ जाते हैं। यहाँ तक कि बाल ठाकरे का लड़का उद्धव ठाकरे भी मुस्लिम वोट बैंक के सामने जाके बिछ जाता है और अपने पिता की सारी विरासत छोड़ देता है। अखिलेश से तो क्या ही उम्मीद करनी, उनके तो पिता भी स्वयं बिछे हुए थे। लालू तेजस्वी हो या मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं आप चले जाइए। तो ऐसा इसलिए है कि मुसलमान वोट बैंक पाना आसान है और हिंदू वोट बैंक पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है सर? जी, जी। देखिए, मुसलमानों ने ये बार-बार डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि वो जो है एक एन ब्लॉक जो है वो एक तरफ जाते हैं। उनकी टेंडेंसी रही है हमेशा कि वो जिधर जाएँगे वो पूरे के पूरे जाएँगे। मतलब अमूमन 70-80% तक मुसलमान जो है वो एक ही तरफ जाते रहे हैं। आप हिस्टोरिकल डेटा उठा करके देखिए। तो इस उनकी इस टेंडेंसी की वजह से जो है सभी दलों को लगता है कि भाई वो जो है ज़्यादा रिलायबल हैं। अगर उनके ऊपर हम मेहनत करेंगे, अब आज की तारीख में वो हिंदुस्तान में करीब-करीब 20% तो आप ऑफिशियल फिगर मान लीजिए, और ये जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या वगैरह आ गए हैं और इनमें से बहुत सारे जो है आपके वोटर भी हो गए हैं। तो ये वोटरों की संख्या जो है वो 20% से कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। वो तो अब जनगणना वगैरह हुई नहीं, पिछले 12 साल से नहीं हुई, तो पता लगेगा लेटेस्ट क्या है। तो इनको ये लगता है कि इनको साधना जो है वो ज़्यादा आसान है। इनको अगर हमने एक बार ही साध लिया, अब मान लिया जाए कि टोटल मान लीजिए 25% हो गए। कुल वोटर हैं हमारे लगभग 80 करोड़ के आस-पास वोटर हैं, और उसमें से 25% मतलब 20 करोड़। तो 20 करोड़ जो है एक साथ अगर साध सकते हैं, 20 करोड़ हिंदुओं को साधने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर वो बँटे हुए हैं, अलग-अलग गुटों में बँटे हुए हैं। उनके लिए, हर एक गुट के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, जबकि इनके लिए जो है वो एक ही स्ट्रैटेजी पर्याप्त है। तो सभी को लगता है कि मुसलमानों को जो है अपनी तरफ मिला लेना ज़्यादा आसान है, हिंदुओं के ऊपर मेहनत करना जो है उतना ज़्यादा पे नहीं करता। इसीलिए लोग लगे रहते हैं इनके पीछे। और दूसरी बात ये है कि डर वाला जो एक फैक्टर है, मुसलमानों ने बार-बार इस चीज़ को दिखाया है कि और इनकी कोई ख़ासियत हो ना हो, लेकिन डायरेक्ट एक्शन की जो इनकी कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान भी इन्होंने डायरेक्ट एक्शन के द्वारा ही प्राप्त किया। जब जिन्ना ने ये देखा कि 46 का इलेक्शन जीत लेने के बाद भी कम से कम जो मुस्लिम सीटें थी, उनमें तो करीब-करीब 90%, 87% सीटें जो है जीत ली थी मुस्लिम लीग ने। ये जीत लेने के बाद भी पाकिस्तान उनको मिलता हुआ जब नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने फिर डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया। और डायरेक्ट एक्शन का उन्होंने नारा दिया और अगले दिन शुरू हो गया डायरेक्ट एक्शन। और डायरेक्ट एक्शन शुरू हुआ, उसके 4 दिन के अंदर जो है कांग्रेस बिल्कुल पिछ गई इनके आगे कि भाई ठीक है, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। तो ये जो इनकी एक क्षमता है
स्ट्रीट फाइटिंग में जो इनकी एक जो पावर है, तो इससे तो सभी डरते हैं कि भाई अगर इनको हमने पसंद नहीं रखा तो ये फिर से उतर जाएंगे सड़कों पे, तो इसलिए इनको तो खुश रखना ही चाहिए। अब देखिए, थोड़ा इनके मैनिफेस्टो पे आते हैं। इन्होंने इस मैनिफेस्टो के द्वारा भी वही प्रयास किया है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकली केवल एक वोट बैंक को साधने की ये लोग कोशिश करते रहे हैं। तो मैनिफेस्टो, ईमानदारी की बात ये है कि मैनिफेस्टो कितने लोग पढ़ते हैं इंडिया में, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। आप याद कीजिए, कोशिश करके बताइए कि बहन मायावती ने कभी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया कि नहीं किया। मुझे तो नहीं याद आता कि उन्होंने कोई घोषणा पत्र जारी किया हो अपना। लेकिन उनका भी एक समय था जब ग्रह जो है उनके चढ़ती के थे। शायद ही कोई ऐसा आदमी उस समय रहा हो जिसको जो ये ना सोचता हो कि मायावती आज नहीं कल की प्रधानमंत्री तो अवश्य हैं। बिल्कुल। तो बिना मैनिफेस्टो के ही उनका जो है इतना बढ़ता चला गया प्रताप। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है सर 2014 का चुनाव जिसमें की जबरदस्त लहर थी उनकी, तो 14 के चुनाव का पहला चरण जो हुआ उस समय तक भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार ही नहीं था। अपना मैनिफेस्टो उन्होंने रिलीज किया 2014 में, चुनाव का पहला चरण बीत जाने के बाद, पहले और दूसरे चरण के बीच में। तो पहला चरण तो बिना मैनिफेस्टो के ही लड़े। तो इससे ये साबित होता है कि मैनिफेस्टो जो है कोई इतनी खास चीज नहीं होती, कोई देखता देखता नहीं है। और इसका तो कभी रिव्यू होता ही नहीं। कायदे से जब आप एक मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं तो अगला मैनिफेस्टो रिलीज करने से पहले कम से कम आपको ये रिव्यू करना चाहिए कि पिछली बार हमने जो कहा था उसमें से कितना हमने किया। मैं आज भी 10 चीजें गिना सकता हूं आपको जो 2014 के भाजपा के मैनिफेस्टो में थे, मगर उधर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो खैर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे अभी। तो मैनिफेस्टो, राहुल जी को जो है खास तौर से देखिए मैनिफेस्टो से बहुत ही प्रेम है। इसके पहले भी मैनिफेस्टो बनाने के लिए कभी वो बनारस के रिक्शे वालों के साथ बैठक करते थे, बताइए आपको क्या चाहिए। कभी जो है वो कुलियों से चर्चा करते हुए दिखाई पड़ते हैं उनकी मांगे मैनिफेस्टो में डालने के उद्देश्य से। और जो भारत जोड़ो के नाम से 2 यात्राएं इन्होंने की, उसमें भी इनका दावा है कि जनता की बात सुनने के लिए उन्होंने ये यात्राएं की। जनता से जो कुछ सुना वही इनके मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट होता है। तो मैनिफेस्टो से राहुल जी की को बहुत प्रेम है। और ये जो मैनिफेस्टो है इसके ऊपर राहुल जी की छाप जो है स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसमें मोटा मोटी वही बातें लिखी हैं जो वो अपने भाषणों में पहले से कहते रहे हैं। अब इसमें देखिए, कायदे से अल्पसंख्यकों, ये 48 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें अल्पसंख्यकों के ऊपर केवल 1 पेज है। मगर उस 1 पेज में उन्होंने क्या कहा है और फिर उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। मुस्लिम लीग जब 1946 में चुनाव लड़ी थी तो उस समय पता नहीं उनका कोई मैनिफेस्टो था या नहीं। वो तो सब उस चुनाव में तो मुद्दा ही पाकिस्तान का था केवल। लेकिन उसके पहले एक जिन्ना द्वारा तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंट जो है बहुत चर्चा में था। आज भी अगर आप खोजेंगे गूगल पे तो शायद मिल जाए। 14 पॉइंट का उनका एजेंडा था एक। 1929 में एक नेहरू प्लान नाम का एक डॉक्यूमेंट आया। फिर उस प्लान का विरोध करते हुए जिन्ना ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें 14 पॉइंट थे। और वो सारे के सारे पॉइंट मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें कुछ इस तरह की बातें थी कि कोई भी प्रस्ताव, वो तो मतलब सरकार बनाने के संबंध में था ना। 46 के चुनाव के बाद जो है एक सरकार बनी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी एक, और उसमें कांग्रेस के भी लोग थे और मुस्लिम लीग के भी लोग थे। तो सरकार किस तरीके से काम करेगी इसके संबंध में जो है उनका 14 पॉइंट का डॉक्यूमेंट था। तो उसके एक पॉइंट उसमें ये था कि अगर किसी प्रस्ताव का 3/4 मुसलमान विरोध कर रहे हैं, मुसलमान भी होते थे प्रस्ताव के ऊपर जो वोटिंग होती थी, जो सेंट्रल असेंबली का जो चुनाव हुआ था उसमें मुसलमान भी थे। अगर किसी प्रस्ताव का 3/4 मुसलमान विरोध करते हैं तो भले ही बहुमत उस प्रस्ताव के पक्ष में हो, वो प्रस्ताव जो है पास नहीं हो सकता। समझ रहे हैं?
तो एक डिमांड तो उनकी ये थी और उसके बाद बाकी वीटो, चीजें जो है हमारा वीटो। हाँ वीटो वीटो बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस को लगता है वीटो की परिकल्पना वहीं से मिली होगी। 5 में से 4 लोग कह रहे हैं कि ये होगा, लेकिन एक कह रहा है कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, जाओ। नहीं होगा। अब देखिए गुड। इसको जो है आजकल कहा जा रहा है मेजॉरिटेरियनिज्म। इसको अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद इसका क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है भाई मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद सही चलिए, मगर लोकतंत्र तो भाई बहुसंख्यकवाद का ही नाम है। भाई कोई एक प्रस्ताव है 50% प्लस 1 लोग प्रस्ताव के पक्ष में हैं, तो बाकी 49% लोगों को जो है उनकी बात माननी पड़ेगी, यही तो लोकतंत्र है और क्या है। जी तो अब क्या सर, मैं ऐसा इसमें ऐसा ऐसा लोकतंत्र चला देना चाहते हैं जिसमें माइनॉरिटी की बात मानी जाए, सरकार उस पार्टी की बने जो सबसे कम सीटें जीत के आई हो, इस तरह का सिस्टम चलाना चाहते हैं। सर, कुछ ये कह जो रहे थे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो बहुसंख्यकवाद का डर दिखाया जाता है, यह बहुसंख्यकवाद का डर जो है भारतीय हिंदू पर थोपा जाता है, क्योंकि यह बहुसंख्यकवाद के सारे कुकर्म इस्लामिक कंट्रीज करती हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज करती हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज करती हैं और कैपिटलिस्ट कंट्रीज करती हैं। वहां जो मेजोरिटेरिज्म की उन्होंने गंध मचाई है, इस्लामिक कंट्री किसी को छोड़ता तो है नहीं, डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज होती नहीं वहां पे। तो ये मेजोरिटेरियनिज्म के सारे कुकर्म, सारे कांड, सारी वाहियात हरकतें माइनॉरिटीज को दबाने की, ये तो तुम्हारे देशों में होती हैं भाई। तुम ये कहते हो कि चूंकि वहां होता है, इसीलिए जब हिंदू सत्ता में मेजोरिटी के रूप में आ जाएगा तो वो ये करेगा, लेकिन कोई इसका प्रमाण नहीं है। योगी जी हैं मेजोरिटी में, मोदी जी हैं 10 साल से मेजोरिटी में, क्या किया तुम्हारे साथ? बुरा किया, अच्छा किया, क्या किया? प्रमाण क्या है? गुजरात में मोदी जी 12 साल 15 साल थे, एज अ सीएम थे, सुपर मतलब वेरी पावरफुल सीएम। शिवराज सिंह चौहान जी थे छत्तीसगढ़ में, आपके रमन सिंह जी थे, अटल जी रहे। देश को बनाने के अलावा क्या किया? आपको सदैव साथ लेके ही तो चलने का प्रयास किया। जिसको जिसको आपने कहा कि अरे ये आएगा तो हमारा हमको मार डालेगा, दंगा कर डालेगा, उसने सदैव आपको साथ लेने का प्रयास किया। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसी भारत में यह मुस्लिम वोट बैंक समर्थित जितनी सरकारें हैं, लालू हो, मुलायम हो, कश्मीर में आपके, कश्मीर तो खैर गॉन केस रहा बाद में, आपका राजस्थान में भी हाल फिलहाल में अशोक गहलोत की सरकार हो, गुजरात में प्री मोदी एरा हो, महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार वगैरह का एरा हो, जितनी मुस्लिम वोट बैंक सरकारें रही हैं सब, बंगाल तो हो, क्या अद्भुत उदाहरण है। बंगाल तो कभी मतलब आज से, बंगाल शुरू से लेकर आज तक सदैव सिर्फ वही सरकारें चली हैं जो मुस्लिम वोट बैंक समर्थित रही हैं। और मुस्लिम वोट बैंक समर्थित सरकारें और नेता ने अराजकता के अलावा देश को या प्रदेश को दिया क्या है? लालू का जंगल राज, तेजस्वी के पीछे कौन खड़ा है? मुस्लिम वोट बैंक। अखिलेश के पीछे कौन खड़ा है? मुस्लिम वोट बैंक। जबकि पता है कि अखिलेश मुख्तार जैसे गुंडों और मतलब माफियाओं के घर पे, और न सिर्फ मुख्तार, हिंदुओं में भी बहुत सारे बाहुबलियों के घर पे जाके आराम से चैन से बैठते। गुंडे बदमाशों के अलावा इन्होंने दिया क्या है? लेकिन ऐसे नेताओं को कौन पसंद करता है, कौन उसके पीछे एकमुश्त खड़ा रहता है? मुस्लिम वोट बैंक। क्योंकि सारे अवैध हमको काम करने हैं और हमको जो है कोई छेड़े नहीं बस। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसे अराजक इंसान के पीछे कौन खड़ा है सर? मुस्लिम वोट बैंक। अशोक गहलोत, कन्हैयालाल जी का मर्डर होता है और सर जयपुर में दंगे हुए थे, थाना फूका था अशोक गहलोत के टाइम में, 2 ही 3 साल पहले की बात है। एक लड़के पर एक पुलिस वाले ने डंडा चला दिया था उसके ई रिक्शा पर, पूरा थाना फूक दिया था, 2-3 दिन कर्फ्यू रहा। और गुजरात में दंगों की पूरा इतिहास रहा है। मुंबई में बम ब्लास्ट हो रहे थे सर। देशव्यापी कांग्रेस, आपने बताया कांग्रेस का सबसे ज्यादा अगर कोई सबसे बड़ा देशव्यापी समर्थक रहा है वो मुस्लिम वोट बैंक रहा है 1947 से। गरीबी भूखमरी के अलावा देश को दिया क्या इन्होंने? एक हिंदू नेता आया कांग्रेस से, नरसिम्हा राव, उसने देश को बचा लिया सर। उससे बड़ी तकलीफ थी सोनिया गांधी को कि तुमने देश को बचाने कैसे दिया भाई। 4 से 14 के बीच में सिर्फ बम ब्लास्ट ही तो देखे हमने, और देखा क्या? और इस कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा वो कौन था समर्थक? मुस्लिम वोट बैंक। तो ये जहां
ये तो सर जहां सत्ता में रहते हैं ये तो गंद के अलावा कुछ करते नहीं, चाहे ईरान में कर ले चाहे बाकी पूरा तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। कम्युनिस्ट कहाँ किसको जीने देता है, चाइना में कौन जीने दे रहा है एक दूसरे को। पर ये मेजोरिटेरिज्म का जो हम पर लांछन लगाया जाता है, ये क्या कारण है, हम पे थोपा क्यों जाता है सर, ये बात मैं आपसे ही जानना सर चाहता था जी। देखिए, ये जो है एक नैरेटिव की लड़ाई चलती है। आपने पंडित जी का किस्सा सुना होगा जिसमें वो एक बछिया को अपने कंधे पे लादे लिए चले जा रहे थे और 4 चोरों ने वो बछिया उनसे लेने की योजना बनाई। तो पहले एक आदमी मिला, एक चोर मिला रास्ते में, बोला अरे पंडित जी, ये बकरी का बच्चा कहाँ लादे हुए चले जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा अरे भाई ये बकरी का नहीं, गाय का बच्चा है, बछिया है। बोला अरे क्या मजाक कर रहे हैं। फिर आगे बढ़े, दूसरा चोर मिला, उसने भी यही बात बताई, तीसरे ने भी यही बताई। जब चौथे ने भी कहा कि ये बकरी का बच्चा है, तो पंडित जी को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि हो न हो ये बकरी का ही बच्चा है, और उसको वहीं छोड़ करके वो बढ़ गए आगे। चोरों का काम हो गया, वो बछिया लेकर के चलते बने। तो हिंदुओं को जो है ये बार बार इस तरह की बातें करके उनको ये समझा दिया गया है कि आप एज ए ग्रुप जो है, आप लोग अत्याचारी लोगों का ग्रुप है। आप लोगों ने बहुत अत्याचार किए हैं अपने ही धर्म के जो पिछड़े, जो कमजोर तबके रहे हैं उनके ऊपर, और मुसलमानों के ऊपर। मुसलमानों के ऊपर आपका कम अत्याचार नहीं है, आप उनका छुआ पानी नहीं पीते, आप उनको मकान नहीं देते। इस टाइप की चीजें बता बता करके उनको ये विश्वास दिला दिया गया है कि भाई हमारी ही थिंकिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आज के तारीख में इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसको कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का उद्देश्य यही है कि शत्रु देश की पब्लिक को जो है उनके दिमागों को इस प्रकार इन्फ्लुएंस करना कि उनको अपने ही थॉट प्रोसेस पर, अपने ही मान्यताओं पर संदेह होने लगे। आजकल तो ये रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है, इसके ऊपर जो है काफी लिटरेचर अवेलेबल है। पहले लिटरेचर उस तरह का नहीं अवेलेबल था, लेकिन तब भी कम्युनिस्टों ने जो है इस प्रकार की कोशिशें शुरू से जारी रखी हैं और उनका असर भी पड़ता रहा है। एक बहुत ही महान कम्युनिस्ट विचारक हुए हैं, उनका नाम था एंटोनियो ग्रामशी। एंटोनियो ग्रामशी जो है इटालियन था, और उनकी एक थ्योरी पढ़ाई जाती है पॉलिटिकल साइंस में, हेजेमनी की थ्योरी। तो वो थ्योरी जो है उन्होंने डेवलप तो मार्क्स की भविष्यवाणी के सत्य न होने के कारणों की खोज में वो थ्योरी डेवलप की। मार्क्स ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब प्रोलेटारिएट क्लास की डिक्टेटरशिप स्थापित हो जाएगी। एक टाइमलाइन उन्होंने दी थी, और उस समय तक जब नहीं हुई तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसके ऊपर जो है एंटोनियो ग्रामशी की रिसर्च है। और जो हेजेमनी की थ्योरी है वो तो ये कहती है कि चूंकि कल्चरल हेजेमनी जो है वो लोगों को एक बहुत ही कोई क्रांतिकारी रास्ता अडॉप्ट करने से रोकती है। जो अपनी संस्कृति से वो इतना ज्यादा बंधे हुए हैं लोग कि उसको छोड़ करके एकदम से क्रांति के रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। इसकी वजह से मार्क्स फेल हो गया। लेकिन बाद में जो है इसको दूसरे तरीके से हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट किया गया है। आप देखिए, एक कश्मीर फाइल्स का ये डायलॉग जो है बड़ा प्रसिद्ध हुआ, अभी भी है कि सरकार तो उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो ये सिस्टम क्या है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन हेजेमनी जो है वो हमेशा कम्युनिस्टों की रही है। एक तो सरकार तो एक दो चुने हुए प्रतिनिधि हैं लोकसभाओं में, लोकसभा विधानसभाओं में। वो लोग जो है समझते हैं कि हमारे हाथ में पावर है, कानून बनाने की शक्ति हमारे पास है। लेकिन कानूनों को लागू करने और एक्चुअली उनको बनाने में भी जो ब्यूरोक्रेसी है और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, मीडिया है, ये लोग जो है ओपिनियन मेकर्स हैं, ओपिनियन बनाने का काम ये करते हैं। और जुडिशरी जो है तो कानून बनाने में भी उनकी भूमिका होती है, ड्राफ्टिंग वगैरह तो ये सारा कुछ वही लोग करते हैं।
और मंत्रियों को समझाने का काम भी ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं कि ये जो आप लिख रहे हैं या लिखने जा रहे हैं वो गलत है। उनके वो लोग जो है एक तरीके से ट्रेनर हैं। और फिर कानून बन जाने के बाद भी अगर ब्यूरोक्रेसी अड़ जाए तो कानून जो है वो लागू नहीं हो पाता है, कम से कम ढंग से नहीं हो पाता है। तो सत्ता भले ही किसी के भी हाथ में हो, आज दिखाई पड़ रहा है कि सत्ता भाजपा के हाथ में है, लेकिन सत्ता की चाबी जो है वो इन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में रहती है। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मीडिया, और फिर इसके भी ऊपर वो क्लास है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है। हमारे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर लोग, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और उसमें पढ़ाने वाले जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो आगे चल करके आईएएस वगैरह बनते हैं, तो वो जो पढ़ा देते हैं वो उनके साथ वो शिक्षा जो है जिंदगी भर रहती है। तो उनको जो पढ़ाने वाले लोग हैं और उन पढ़ाने वालों को अपॉइंट करते हैं जो लोग, असली तो ताकतवर वो लोग हैं जो वाइस चांसलर को अपॉइंट कर रहे हैं। तो वो जो है सारे के सारे वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं। हेजेमनी उन्हीं की चलती है। ये जो कहा जा रहा है कि सरकार भले उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, तो इसका मतलब यही है कि सत्ता तो एक सत्ताधारी राजनीतिक दल की है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट, सत्ताधारी अधिष्ठान जिसके की अंग हैं ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मीडिया वगैरह और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर जो है अभी वामपंथियों का वर्चस्व है। और वामपंथियों ने जो है ये बात एकदम भुट्टी की तरह से पिला रखी है। हिंदू समाज में भी बहुत से लोग जो कि प्रैक्टिसिंग हिंदूज हैं, एकदम से नास्तिक या एकदम दूसरी विचारधारा में नहीं चले गए हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू होने के बाद भी जो है अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं को लेकर के वो लोग कहीं ना कहीं शर्मिंदा रहते हैं। इस वजह से, क्योंकि जिस क्लास की हेजेमनी है उसने उनको यही कन्विंस कर दिया है, जैसे वो पंडित जी को कन्विंस कर दिया था कि ये बछड़ा नहीं बकरी का बच्चा है। तो ये लोग जो है शर्मिंदा हैं अपने अपने पूर्वजों को लेकर के, अपने इतिहास बोध को लेकर के शर्मिंदा है। इसलिए इनको भी लगता है कि अरे यार इनके ऊपर अत्याचार नहीं हमको करना चाहिए, चलो ठीक है उनको खुश रखो, क्या जाता है, मेजॉरिटी में तो हम लोग हैं। क्या मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया है? नहीं, बिल्कुल दिया है सर, कि ये कहाँ से आता है। हमारे मन पे ये कब्जा जो किया गया है सनातनियों को, हिंदुओं को, एक कि भैया एक तो सेकुलरिज्म परोसा गया कि सेकुलरिज्म के बहाने आपको हिंदुइज्म जो है मीडिया के माध्यम से, बाकी आपने बताया कि शासन तंत्र के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी वगैरह के माध्यम से आपको कैसे इन्फोर्स किया गया कि आप मेजोरिटेरिज्म नहीं है, आपको माइनॉरिटी को पूजना है, उनको पुचकारना है, और सत्ता चाहे जिसकी रहे, इनका वर्चस्व तो सदैव स्थापित रहना चाहिए। भाई आज भी हम देखते हैं कि जहांगीरपुरी दिल्ली में जो है अगर बुलडोजर चलने जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत 1 घंटे के अंदर स्टे दे देता है। हल्द्वानी में बुलडोजर जब चलने जाता है रेलवे के जमीन के अतिक्रमण पे, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले इनको बसाइए। भाई तत्काल सुप्रीम कोर्ट कैसे सुन लेता है? जी सर। देखिए, वामपंथियों को इस चीज का श्रेय तो देना ही पड़ेगा कि उन्होंने इस चीज को पहचाना कि सत्ता असल में कहाँ रहती है। सरकार कोई बना ले कोई बात नहीं है, उन्होंने कभी भी जो है वो चुनाव जीत करके सरकार बनाने पर फोकस नहीं किया। जिस समय नेहरू के साथ जो है उनका सत्ता के बंटवारे पर एक तरीके से डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है आप रखिए सत्ता अपने पास रखिए, लेकिन एजुकेशन हमको दे दीजिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो उन्होंने अपने हाथ में रखे। शिक्षा मंत्री जो है, पहले शिक्षा मंत्री जो है वो तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा तो ग्रहण ही नहीं की थी। वो मदरसा शिक्षित आदमी थे टोटल। वही मॉडल शिक्षा का उन्होंने जो है आगे बढ़ाया। उसके बाद आप शिक्षा मंत्रियों की लिस्ट उठा करके देख लीजिए, उसमें आपको 5-6 तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मिलेंगे, नूरुल हसन, हुमायूं कबीर, इस टाइप के लोग। सर शुरू के 5 मुसलमान थे और 5वां जो था वो मुसलमान होने के साथ नूरुल हसन जो है महाकम्युनिस्ट भी था। तो उन्होंने जो है
सत्ता में वास्तव में सत्ता किसके हाथ में रहती है, इसको उन्होंने बहुत पहले पहचान लिया था और कैप्चर कर लिया था उसको। और उसके बाद देखिए उनको इस चीज का भी श्रेय देना पड़ेगा। इसमें बात होती है इतिहास की, कि इतिहास का जो है बड़ा सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने, लेकिन वामपंथियों को इस चीज का श्रेय देना ही पड़ेगा कि उन्होंने वैचारिक युद्ध में इतिहास की ताकत को पहचाना। जी सर, उन्होंने मैं क्या कहते हैं, आपने इतनी सही बात कही। मुझे लगता है कि वामपंथ का भारत पे कब्जा, ऑफ कोर्स हमारे साथ में अवनीश सर और रंजय सर और व्यालोक सर, ये लोग एक कम्युनिस्टों की कहानी की एक सीरीज कर रहे हैं, पर यह बात बार बार किए जाने वाली है ताकि आपकी सत्ता, आपको लगता है कि नेता सत्ता में है इसलिए आप सत्ता में, ऐसा नहीं है। सनातन अपनी हेजेमनी कैसे स्थापित करेगा, मुझे लगता है दिस रिक्वायर्स अनदर डिस्कशन ऑल टुगेदर। ये एक लंबी चौड़ी बातचीत का हिस्सा है। और वामपंथ के पुराने कुकर्मों से या कर्मों से, जो आप कह रहे हैं कि श्रेय देना चाहिए, उनसे कुछ सीखना भी चाहिए। चलिए उनसे कुछ सीख कर हम आज क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें क्या करना है आगे, ताकि हम 47 तक तो सस्टेन करें और फिर अपनी पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने तो हमें श्री रामचरितमानस दिया, श्री राम मंदिर का संघर्ष दिया। आज हम हिंदू वे ऑफ लाइफ जीते हैं तो ये हमारे पूर्वजों का पुण्य है, पूर्वजों के कर्म, संघर्ष रहा है। हम अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। शायद अगर हम यही कुछ बातों के माध्यम से बता पाए कि सनातन को कैसे स्थापित रखना है, या सनातन की हेजेमनी हो, ताकि अगले 100 साल तक तो चले सनातन, उससे आगे भी चलेगा। 1000 साल की नींव डाली जा रही है और मेरे अपने विचार हैं कि इट विल सस्टेन, इट विल गो ऑन। क्यों, उसके भी बहुत सारे कारण है, प्राकृतिक कारण है, साइंटिफिक कारण है, बहुत सारे कारण है। बट देन और मुसलमानों का जो हमारी बातचीत आपसे शुरू हुई, मुसलमान वोट बैंक और कांग्रेस के कारण, यह सब एक ही है, यह सब एक ही धारा का है। ये सारे अलग 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 डॉट्स हैं जो कनेक्ट होते हैं, और इसीलिए विषयांतर लगता होगा पर असर हमारे जीवन पर सबका ही है। मुस्लिम वोट बैंक वो ब्रूट ताकत देता है उस वामपंथ को। वामपंथ तो वैचारिक ताकत है, मुस्लिम उसको जमीन से ताकत देता है। इसलिए इन दोनों का गठजोड़ है और इसमें पिसते हैं हम हिंदू सनातन। तो सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए, पर मुझे लगता है कि वी रिक्वायर, मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा जिस बात पर हमारी बात आपसे शुरू हुई थी, और फिर इसका वीडियो का समापन करेंगे और हमारी सीरीज जारी रहेगी। ये दर्शकों से वादा है सर। सर बात राहुल जी के घोषणा पत्र से शुरू हुई थी, उसमें जो मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा है उसको तो किनारे रखिए। मैं सोचता हूँ कि उसमें बहुत सारी चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी, शायद हम लोग भी कहीं कहीं कर चुके हैं। बाकी जो उसमें चीजें कही गई हैं वो भी कोई कम खतरनाक नहीं है। हाँ, जिन्ना ने भी जो है वो माइनॉरिटीज को जो है एक अलग क्लास के तौर पर उसने प्रेजेंट किया। माइनॉरिटी कह रहे हैं, दलितों को एक अलग क्लास के तौर पर प्रेजेंट किया, और उसका परिणाम ये हुआ, आप जानते ही हैं कि जोगेंद्र नाथ मंडल की कितनी बड़ी भूमिका थी। समय आने पर उन्होंने निर्णय लिया कि उनको जिन्ना का साथ देना चाहिए, वो चले गए पाकिस्तान। तो इस बात के पूरे प्रयास जो है राहुल जी के घोषणा पत्र में भी किए गए हैं कि हिंदुओं के भी जो अलग अलग जो ग्रुप हैं उनको हिंदुओं से काट दिया जाए, और समय आने पर जो है वो मुसलमानों का साथ दे सके। अब ये चूंकि समय पूरा हो रहा है, इस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर आप चाहेंगे तो अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। खास तौर से हम चर्चा करेंगे एक चीज की, LGBTQAI+। भाई इनके लिए घोषणा पत्र में अलग से प्रोविजन रखने की क्या जरूरत थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हम अगली बार बात कर लेंगे। जी जी जी, नहीं, आज की हमारी आज का जो हमारा विषय था वो पूर्ण रूप से कांग्रेस और मुस्लिमों का जो गठजोड़ है, जो शुरू से रहा है, और उसका असर भारत पर क्या पड़ा, और भारत की पॉलिटिक्स पर, भारत की इकोनॉमिक्स पर, हमारे आपके जीवन पर क्या पड़ा, हमारे आपके माता पिता के जीवन पर क्या पड़ा, कि 1991 तक गरीबी ही गरीबी देखी गई। और इसमें बहुत बड़ा कारण ये था। और उसके बाद भी वैचारिक रूप से जो लड़ाई चल रही है वो इसलिए है क्योंकि मुसलमान एजुकेशन मिनिस्टर्स और वामपंथियों ने मिलके हमारे मीडिया और बाकी सारे तंत्र पर, यूपीएससी और आईएएस और ब्यूरोक्रेट्स के पूरे तंत्र पर कब्जा कर रखा था। अभी भी वो टूटेगा, देखा जाएगा, पर वो टूटना जरूरी है। ये चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जनता को, ऑफ कोर्स हमारी जो दर्शक हैं सर वो तो जानते ही हैं इस बात को, और उनके माध्यम से और लोग भी जानते हैं कि
और उनके माध्यम से और लोग भी जानेंगे कि सनातन की हेजेमनी क्यों ज़रूरी है। और सामने जो जिन लोगों और लोगों ने हमारे साथ खेला कैसे, किया क्या है हमारे साथ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, अपनी अद्भुत जानकारियों का मतलब साझा करने के लिए जानकारियों को, और बहुत ही सटीक और सरल भाषा में अपनी बात समझाने के लिए। बहुत आवश्यक है सर ये सारी बातें करना, बहुत ज़रूरी है, और मैं जनता से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि दूर तक ये बातें जाना बड़ा ज़रूरी है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सनातनियों की बुद्धि जो है धीरे-धीरे जो सोई है, जगी है, जो कहते हैं ना हिंदू सोया हुआ है, जगाने का कार्य तो करें, एक लाइक, एक शेयर तो करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राम राम।